हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं अकाउंटिंग रेशियो की कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी की। बेटा ये वो थ्योरी है जो कि बहुत यूजफुल है आपके लिए समझनी। तो ये वो थ्योरी है बेटा जो कि आपके टर्म वन के एग्जाम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ साथ जो आपके वाइवाज होते हैं, जो आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, उसमें भी ये थ्योरी बहुत यूजफुल होती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको अकाउंटिंग रेशियो के चैप्टर में पता होनी चाहिए थ्योरेटिकली। आज हम लोग सारा थ्योरी के ऊपर फोकस करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, इसमें हम अकाउंटिंग रेशो के मीनिंग को, उसके ऑब्जेक्टिव्स को, एडवांटेजेस को, लिमिटेशंस को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि कितने टाइप ऑफ अकाउंटिंग के रेशोस होते हैं, हर एक स्पेसिफिक रेशो का क्या यूज़ है, हम उसको क्यों निकालते हैं, उनके आइडियल रेशोस क्या है, उनके फॉर्मूलाज क्या है, और जो उनका रिजल्ट होता है वो कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज पर भी बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के वीडियो के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ आपको इसको पढ़ना है, सीखना है, समझना है बेटा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग रेशो के मीनिंग की, तो रेशो एनालिसिस क्या है? एक टेक्निक है बेटा, या फिर एक टूल है, एक स्टडी है, या एक प्रोसेस है। किस चीज का टेक्निक है, या टूल है, या स्टडी है, या प्रोसेस है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एनालिसिस का। यानी जितनी भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, फाइनेंशियल पोजीशंस होती हैं, फाइनेंशियल फैक्टर्स होते हैं, उनको एनालाइज करने के लिए जो तरीका चाहिए, जो टेक्निक चाहिए, जो टूल चाहिए, उस टूल को हम लोग रेशियो एनालिसिस बोलते हैं, बड़ी सिंपल सी भाषा में। चलिए आगे बात करते हैं। तो हमारा रेशियो एनालिसिस का उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमें क्यों चाहिए रेशियो एनालिसिस? तो रेशियो एनालिसिस क्या करता है, जो हमारा अकाउंटिंग का इंफॉर्मेशन होता है, जो हमारे पास डेटा है, डेटा मतलब डेटा क्या होता है बेटा, जो हमने इकट्ठा किया है, बनाया है, अकाउंटिंग करी है, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है, आपने बैलेंस शीट बनाई है, आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, तो वो सारा आपके पास डेटा कलेक्ट हो गया। आपने कब किसको कैश दिया, कब किससे कैश लिया, वो सारी चीजें आपकी उसके समअप होकर के आ गई हैं। अब उस डेटा को रीड करना बहुत आसान नहीं होगा, तो उसको किस तरह से आसान बनाया जाए, वो रेशियो एनालिसिस से हो सकता है। रेशियो एनालिसिस उस डेटा को ऐसे फॉर्म में लेकर के आ जाता है जिससे कि हम लोग डिसीजन इजीली ले सकते हैं, बहुत ही सिंप्लीफाई वे में आ जाता है। अब इसके अलावा जो रेशियो एनालिसिस होता है, उसमें जितना भी हमारे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म की सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस है वो भी हमें पता चल सकती है। हमें अपने ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज को पता लगाने में ये हेल्प करता है। प्रॉफिटेबिलिटी हमें बहुत हेल्प करता है, प्रॉफिटेबिलिटी को हमें एसेस करने में, उस पर डिसीजंस लेने में, उस पर एनालाइज करने में। इसके अलावा जो हमारी कंपैरेटिव स्टडी होती है इंटर और इंट्रा फर्म्स के बीच में, तो वो भी बहुत हेल्पफुल हो जाती है, उसमें भी बहुत हेल्प मिल जाती है अगर हम लोग रेशियो एनालिसिस का यूज करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने में। तो आगे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इंटर फर्म कंपैरिजन और इंट्रा फर्म कंपैरिजन का मतलब भी समझ लेते हैं। देखो बेटा, इंटर फर्म कंपैरिजन का मतलब होता है कि क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि आप एक फर्म की दूसरे फर्म से कंपैरिजन कर रहे हो, तो एक कंपनी को दूसरी कंपनी के डेटा से कंपेयर कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड इंटर फर्म कंपैरिजन, या फिर हम इसको क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस भी बोल सकते हैं। दूसरी तरफ इंट्रा फर्म कंपैरिजन क्या होता है बता? इंट्रा फर्म कंपैरिजन में हम लोग अपनी खुद की कंपनी में ही अपने प्रीवियस डेटास के साथ हम एनालिसिस करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। हमारा जो पिछले पास्ट डेटा रहा है, जो पास्ट परफॉर्मेंसेस रही हैं, उन पास्ट इंफॉर्मेशन से उस पास्ट डेटा को अभी के करंट डेटा के साथ कंपेयर करते हैं। इसलिए इसको हम लोग टाइम सीरीज एनालिसिस बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग पिछले डेटास को, पिछले टाइम के डेटा को हम यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं, तो इसलिए इसको हम लोग टाइम सीरीज एनालिसिस भी बोलते हैं। अब इसकी कुछ एडवांटेजेस भी होती हैं, यूजफुलनेस क्या होती है इसकी। तो ये जो रेशियो एनालिसिस होता है वो कहाँ यूजफुल होता है? टू असेस ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, कि हमारी ऑपरेशन में एफिशिएंसी कितनी है। फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज करता है ये हमारे लिए। इसी के साथ साथ हम इससे फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं। फोरकास्टिंग का मतलब हम लोग आगे की चीज़ों को भी अभी से ही भाप सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। अभी जो ये हमारा डेटा दिखाई दे रहा है, इस डेटा से हम क्या अनुमान लगा सकते हैं आगे के लिए, वो भी बहुत हेल्पफुल हो जाता है। कंपैरिजन हो सकता है, किसका कंपैरिजन तो हो ही सकता है, इसके अलावा हम लोग
जो भी हमारे वीकर एरियाज हैं जिसमें हमारी फर्म या हमारा कंपनी जो हमारा बिजनेस है वो अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको भी फाइंड आउट करने में ये रेशियो एनालिसिस हमारी हेल्प करता है बेटा। तो ये कुछ हमारी एडवांटेजेस होती हैं हमारी रेशियो एनालिसिस की, राइट। आगे बात करते हैं इसके लिमिटेशंस के ऊपर। तो लिमिटेशंस की अगर मैं बात करूं तो बेटा इसकी लिमिटेशंस बिल्कुल वही लिमिटेशंस हैं जो किसी भी अकाउंटिंग की लिमिटेशंस को आपने पढ़ा है। 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने अकाउंटिंग की लिमिटेशंस को। जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें भी हमारी लिमिटेशंस आई थी एनालिसिस की या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो लिमिटेशंस थी, बिल्कुल वही लिमिटेशंस यहाँ पर भी हैं। जहाँ पर हमें क्या बोला गया है, इट इज़ नॉट फुली एक्यूरेट और लेस रिलायबल। यस, ये हमें मालूम है कि जो अकाउंटिंग होती है वो हमारी फुल एक्यूरेट नहीं होती, कहीं ना कहीं हमारी लेस रिलायबल होती है। वहाँ पर हमारे क्वालिटेटिव फैक्टर्स को कंसीडर नहीं किया जाता। जो भी प्राइस होता है वो जो भी प्राइस लेवल चेंजेस होते हैं उनको भी कंसीडर नहीं किया जाता। यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी होती है कि हम अपने इंफॉर्मेशन को, अपने डेटा को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर सकें। एक एक चांस होता है हमारे पास कि हम लोग अपने प्रॉफिट को बढ़ा करके या कम कर करके जैसे भी हम दिखाना चाहें उसको दिखाने का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्कोप होता है, जिसको हम लोग विंडो ड्रेसिंग या फिर पर्सनल बायस हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी लिमिटेशंस हैं जो कि रेशियो एनालिसिस की लिमिटेशंस हैं। अब बात करते हैं कि रेशियो एनालिसिस कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे सिलेबस के हिसाब से अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस चलें तो हमें इस 4 तरह के रेशियोज को अभी स्टडी करना है अपने इस क्लास में। जहाँ पर लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियोज, एक्टिविटी या फिर जिसको हम लोग टर्नओवर रेशियोज बोलते हैं एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की बात करने वाले हैं। कुल मिलाकर के ये सभी के सभी टाइप के रेशियोज क्या बताने वाले हैं हमें, देखिए बहुत ही सिंपल से पहले इसको यहीं पर सम अप कर लेते हैं। पहले यहीं पर इसका डिफरेंशिएशन जल्दी से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो लिक्विडिटी रेशियोज और सॉल्वेंसी रेशियोज हैं बेटा, ये हमें हमारे जो उधार हैं हमारे ऊपर उनको पे करने की कैपेबिलिटी को बताते हैं कि हम कितने कैपेबल हैं अपने अपने लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म लोन्स को पे करने में, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को कवर करने के लिए, उसको पे आउट करने में हम कितने कैपेबल हैं, उस बात को हम लोग लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी रेशियोज में समझते हैं। अगर मैं बात करूं एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज की, एक्टिविटी रेशियो या फिर टर्नओवर रेशियो में हम लोग अपने बिजनेस के रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं उस पर बात करेंगे। हमारे जो बिजनेस के अंदर रिसोर्सेज हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा पैसा हमारा एक रिसोर्स है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग अपने बिजनेस में यूज़ करते हैं। जितने भी हम लोग रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं उसको उसका यूटिलाइजेशन कितनी एफिशिएंसी के साथ हम लोग करते हैं, उस बात की हम लोग उस बात को समझने के लिए हम लोग एक्टिविटी रेशियोज को निकालते हैं। उससे हमें पता चलता है कि हम कितना एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पा रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का मतलब होता है कि हम लोग जो अपना बिजनेस कर रहे हैं उसमें हमारा जो बिजनेस ऑपरेशंस है या फिर हमारा जो प्रोडक्शन है या जो हमारी सेल्स का ऑपरेशंस है उसमें हम लोग कितने एफिशिएंट हैं, कुल मिलाकर के हम कितना अच्छा कमा पा रहे हैं। उन ओवरऑल सारी चीज़ों को देख करके हमारा ओवरऑल जो ऑपरेशंस है बिजनेस का, ओवरऑल बिजनेस ऑपरेशंस में हम लोग किस तरह से अपना काम करते हैं वो बात हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में समझते हैं, राइट। चलिए अब एक एक करके जल्दी से इन सबको समझना शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर लिक्विडिटी रेशियो, जिसको हम लोग शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी बोलते हैं। अब इसका यूज़ क्या है, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है लिक्विडिटी रेशियोज़ की। तो ये जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज या लिक्विडिटी रेशियोज होते हैं ये हमें ये जानने में हेल्प करते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को मीट करने में कितना कैपेबल है। यानी बिजनेस की उस कैपेबिलिटी को यहाँ पर हमें जांचने का मौका मिलता है या पता चलता है कि हम अपनी शॉर्ट टर्म की लायबिलिटीज़ को मीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। यानी जो हमारे ऊपर करंट लायबिलिटीज़ हैं बेटा, उन करंट लायबिलिटीज़ को पे करने लायक हमारे पास पैसा है या नहीं है। मोटे तौर पर हम लोग इस शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में इसी बात को एसेस करते हैं, इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं। और इसको समझने के लिए आपको 2 फार्मूलास बताए गए हैं आपके इस सिलेबस में। कौन कौन से 2 फार्मूलास हैं? एक है करंट रेशियोज। तो करंट रेशियो का मतलब क्या होता है? करंट रेशियो में हम लोग जितने भी हमारे करंट एसेट्स हैं और करंट लायबिलिटीज है उसके बीच का रिलेशन समझते हैं कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, इनका क्या रेशियो निकल कर क्या आ रहा है, कितना
करंट एसेट्स हैं हमारे पास और कितना करंट लायबिलिटीज है हमारे पास, और उसके वैल्यू से हमारा क्या रेशो निकलता है, और वो जो रेशो का रिजल्ट निकलता है उसे हम लोग करंट रेशो बोलते हैं बेटा। तो ये क्या करता है, हमें किस तरह से हेल्प करता है ये, तो जो करंट रेशोस है वो हमें इंडिकेट करता है कि जो हमारा बिजनेस है वो हमारी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, यानी जो हमारी करंट लायबिलिटीज है, क्या हम उसको मीट कर सकते हैं जब भी वो ड्यू होगा या नहीं। जब भी हमारी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होंगी, जब भी हमारी शॉर्ट टर्म जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होंगी या हमारी करंट लायबिलिटीज होंगी, जब भी वो ड्यू होती हैं पेमेंट के लिए, क्या हमारा बिजनेस उस टाइम पर उसको पे करने की पोजीशन में होगा या नहीं, उसका अंदाजा हम लोग अपने इस करंट रेशो से निकाल सकते हैं। अब जब हम लोग करंट रेशोज को निकालते हैं तो हमारा एक रेशो निकलता है जिसको हम लोग प्योर रेशो बोलते हैं। अगर ये रेशो 2:1 निकलता है तो हम लोग मान लेते हैं कि ये एक आइडियल रेशो है। आइडियल रेशो का मतलब क्या हुआ कि एक सही रेशो है, यही रेशो मेंटेन होना चाहिए किसी भी एक नॉर्मल बिजनेस में जो इस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, राइट। तो उसमें हमारा 2:1 इज द आइडियल रेशो माना गया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो हमारे करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का जो रेशो है वो 2:1 होगा, यानी हमारे जो करंट एसेट्स हैं वो हमारी करंट लायबिलिटी से 2 गुना होंगे बेटा, डबल होंगे, ठीक है। अगर करंट लायबिलिटी 1 है तो करंट एसेट्स 2 होंगे। तो ये हमारा करंट रेशियो हमें बताता है। इसका मतलब क्या फायदा होगा इससे, इससे ये पता चल रहा है कि हम जितने भी हमारे पास करंट एसेट्स हैं उसमें से करंट लायबिलिटीज को इजीली पे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जस्ट डबल है करंट एसेट्स अपनी करंट लायबिलिटी से, अगर हम आइडियल सिचुएशन पर खड़े हुए हैं तो। समझ में आ गई बात। तो ये होता है हमारा करंट रेशो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर समझने वाली है कि ये जो हम लोग रेशो का रिजल्ट निकालते हैं, ये जो करंट रेशो की वैल्यू निकालते हैं, इस वैल्यू में आप जो भी रिजल्ट निकालेंगे वो उस पर्टिकुलर डेट की होगी बेटा, उसी पर्टिकुलर डेट की, क्योंकि जिस डेट को आपने निकाला ये उस दिन की सिचुएशन आपको बताएगा, ये किसी पर्टिकुलर पीरियड के बारे में नहीं बताएगा। आप ये नहीं कह सकते कि अगले 5-6 महीने का जी ये स्टेटस है कि हम 5-6 महीने में ये कर पाएंगे, जी नहीं। हम आज की डेट की बात कर रहे हैं, आज जिस दिन हम लोगों ने इसको इवेल्युएट किया, जिस दिन हम लोगों ने इस रेशो का रिजल्ट निकाला, हम उस दिन की बात कर रहे हैं कि उस दिन हमारी सिचुएशन क्या बोलती है, ठीक है। तो चलिए, तो यहां पर हम लोगों ने लिक्विडिटी रेशियो में सबसे पहले समझा करंट रेशियो। नेक्स्ट है बेटा क्विक रेशियो। अब देखो, क्विक रेशियो को हम लोग लिक्विड रेशियो भी बोल सकते हैं, क्विक रेशियो तो बोल ही रहे हैं, और साथ ही साथ एसिड टेस्ट रेशियो भी बोल सकते हैं। तो तीनों के तीनों नाम एक ही बात को इंडिकेट कर रहे हैं। यहां पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब जैसे आपने देखा था कि करंट रेशियोज में हमने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज लिया था, लेकिन यहां पर हम लोग करंट एसेट्स के बदले में क्विक एसेट्स लेंगे बेटा। तो क्विक एसेट और करंट एसेट्स में क्या डिफरेंस है, देखिए, जो भी हमारे करंट एसेट्स हैं, उन करंट एसेट्स में हम लोग सिर्फ उन्हीं एसेट्स को इस क्विक एसेट्स में रखेंगे जो इमीडिएटली कैश की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं या ऑलरेडी कैश में है, हम सिर्फ उनको लेंगे। कुछ ऐसे भी करंट एसेट्स होंगे जो कि कैश में कन्वर्ट इजीली नहीं हो सकते, या तो हो ही नहीं सकते, या फिर इजीली नहीं हो सकते, यानी टाइम लगेगा उनको कैश में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे कि हमारा स्टॉक, हमारी इन्वेंट्रीज। तो इन्वेंट्रीज को हम लोग अपने करंट एसेट्स में से हटा देते हैं। साथ ही साथ प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमारे करंट एसेट्स का पार्ट होता है, लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिकली सोचें तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब है वो खर्चे जो हमने एडवांस में कर दिए हैं, तो क्या वो पैसा कभी रिकवर होगा, जी नहीं। कभी भी वो कैश फॉर्म में दोबारा से वापस नहीं कन्वर्ट होगा, उसके बदले में हम सर्विसेज जरूर ले सकते हैं। तो वो एक ऐसे करंट एसेट्स हैं जो कि कैश फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते, इसलिए उसको हम लोग अपने करंट एसेट्स में से हटा देते हैं, और फिर जो वैल्यू बच गई उसे हम लोग क्विक एसेट्स बोलते हैं। और क्विक एसेट्स के साथ अगर हम लोग करंट लायबिलिटीज का रिलेशन देखते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है उसे बोलते हैं हम लोग क्विक रेशो। अब कहां पर यूज होता है, क्या हेल्प करता है ये हमारी, उसके बारे में पढ़ते हैं। क्विक रेशो हेल्प्स टू नो द एबिलिटी ऑफ बिजनेस टू मीट इट्स करंट लायबिलिटी। ये हमारी जो करंट लायबिलिटीज को मीट करने में हम कितने एबल है, हमारा बिजनेस कितना कैपेबल है, उस बात को जानने में हमारी हेल्प करता है। अगर ये जो हमारा क्विक रेशियो है वो हाई आता है, हाई लिक्विड या क्विक रेशियो क्या इंडिकेट करता है कि अंडर स्टॉकिंग है। अंडर स्टॉकिंग का मतलब क्या है, देखो, अंडर स्टॉकिंग का मतलब है कि आपका जो स्टॉक है, यानी जो आपकी इन्वेंट्रीज हैं, वो इन्वेंट्रीज कहीं ना कहीं कम है, आपके पास इन्वेंट्रीज कम है, तभी तो आपका क्विक एसेट ज्यादा है।
तो स्टॉक कम है, इसका मतलब कैसे कैसे पता चला है मुझे कि ये स्टॉक कम की बात कर रहा है, और यहाँ पर कैसे स्टॉक कम हो सकता है अगर ये हाई है? तो देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, क्विक एसेट्स हमारा कैसे निकला? करंट एसेट्स में से स्टॉक को हटाने से। लेकिन अगर यहाँ से इन्वेंट्री को हटाया यानी स्टॉक को हटाया तो ये कम होना चाहिए, लेकिन अगर ये अभी भी ज़्यादा है, करंट लायबिलिटी से अभी भी ये ज़्यादा है, तो इसका मतलब मेरा स्टॉक बहुत ज़्यादा नहीं था जो मैंने इसमें से करंट एसेट्स में से जो लेस किया होगा। समझ में आ रही है बात? आपको क्विक एसेट कैसे निकाला आपने क्विक एसेट निकाला करंट एसेट्स में से स्टॉक को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस करके। एक बार प्रीपेड एक्सपेंसेस को भूल जाते हैं, मान लेते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे कुछ है ही नहीं, अब क्या बच गया? सिर्फ स्टॉक बच गया। तो हमने करंट एसेट्स में से अपने स्टॉक को लेस कर दिया और हमारे पास क्विक एसेट आ गए। अब अगर क्विक एसेट और करंट लायबिलिटी का रेशो अभी ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब हमारे करंट एसेट्स में से ज़्यादा स्टॉक कम नहीं हुआ, इसका मतलब जो हमारा स्टॉक था वो कम था, अंडर स्टॉक था हमारा। दूसरी तरफ अगर अगर क्विक रेशो लो आता है, लो कब आएगा? लो तब आएगा बेटा जब करंट लायबिलिटी ज़्यादा होंगी और क्विक एसेट्स की वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो वो लो आ जाएगा, तो वो लो हो जाएगा। और अगर वो लो आ रहा है इसका मतलब मैंने करंट एसेट्स में से बहुत सारा स्टॉक का पार्ट हटा दिया, यानी स्टॉक मेरा ज़्यादा होगा, कहीं ना कहीं ओवर स्टॉकिंग होगा, जिसको हटाने के बाद मेरे क्विक एसेट्स की वैल्यू कम रहेगी, जिसकी वजह से क्विक रेशो लो हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ। क्लियर हो गई मेरी बात? चलिए आगे समझते हैं। अब क्विक रेशो का जो आइडियल रेशो होता है वो 1:1। इसका मतलब है कि जितने हमारे क्विक एसेट्स हैं उतने ही हमारी करंट लायबिलिटीज अगर होती हैं तो हम उसको एक आइडियल सिचुएशन मानते हैं, एक आइडियल रेशियो मानते हैं, एक सही कंडीशन मानते हैं। ठीक है, और ये जो क्विक रेशियो होता है ये ज़्यादा बेटर है करंट रेशियो से अगर हम लोग लिक्विडिटी की बात करते हैं, अगर हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हम लोग अपनी करंट लायबिलिटीज को पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए क्विक रेशियो एक बेटर टूल है एज कंपेयर टू करंट रेशियोज। यहां पर हम लोगों ने एक बात अभी जो पहले ही समझ ली थी कि हम लोग अपने करंट एसेट्स में से इन्वेंटरीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस को एक्सक्लूड कर देते हैं, तभी हमारे पास क्विक एसेट्स आते हैं। तो चलिए, आई होप आपको ये क्विक एसेट्स भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं और अब डिस्कस करेंगे हम लोग सॉल्वेंसी को, यानी लंबे समय तक का जो उधार है हमारे ऊपर उसको पे करने की कैपेबिलिटी की कहीं ना कहीं बात करेंगे हम लोग। तो ये क्या हेल्प करता है हमारा solvency ratio? It helps us to know the ability of business to meet its लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज की लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जितनी भी हमारी बिजनेस के ऊपर उनको पे करने की कैपेबिलिटी हमारे पास कितनी है, हमारे बिजनेस की कितनी है। तो इसके कनेक्शन में हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज होते हैं बेटा, जिससे हम लोग इस चीज को एसेस करने की कोशिश करते हैं, जिसमें से फर्स्ट फॉर्मूला है डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट का मतलब क्या होता है बेटा? डेट का मतलब होता है उधार जो हमने बाहर वालों से लिया हुआ है, यानी आउटसाइडर्स फंड आप कह सकते हैं इसको। और इक्विटी का मतलब क्या होता है? जो शेयर होल्डर्स का फंड है, यानी हमारा पैसा। ठीक है, जो हमारे ऑनर्स या फिर शेयर होल्डर्स को हम लोग बोलते हैं, तो शेयर होल्डर्स का पैसा और बाहर वाले आउटसाइडर्स का जो डेट जो है हमारे ऊपर, यानी जो उधार है हमारे ऊपर, हम उसके बीच का रिलेशन जानने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस रेशो में हमारे पास वो फंड्स हैं, कि हमारे पास इक्विटी का पैसा ज़्यादा है या डेट्स का पैसा ज़्यादा है, यानी बाहर वाले लोगों से हमने ज़्यादा पैसा ले रखा है, उस बात को यहाँ पर हम लोग एसेस करते हैं। तो डेट टू इक्विटी रेशो क्या हेल्प करता है हमारी? तो इट हेल्प्स टू नो द रेशो इन विच एक्सटर्नल फंड्स एंड शेयर होल्डर फंड्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, कि हमें यह बताने की कोशिश करता है कि जो हमारा बिजनेस है उसमें कितना पैसा बाहर वालों का लगा हुआ है, यानी एक्सटर्नल फंड लगा हुआ है, और कितना हमारे शेयर होल्डर्स का पैसा लगा हुआ है। तो इस बातों को हम लोग यहां से एसेस कर सकते हैं। कैसे? डेट टू इक्विटी रेशियो से। डेट टू इक्विटी रेशियो के लिए हमें डेट अपॉन में इक्विटी को रखना पड़ता है बेटा। इसके अलावा ये हमें इंडिकेट करता है कि हमारा जो बिजनेस है वो कितना डिपेंडेंट है बाहर वालों के पैसों में। ठीक है, कितने यानी हमारे बिजनेस की डिपेंडेंसी बाहर वालों के पैसों पर कितनी है, इस बात को भी हम लोग यहां से जानने की कोशिश करते हैं। इस रेशो हमें ये बताने की कोशिश करता है। और अगर हम लोग आइडियल रेशो की बात करें तो यहां पर एक आइडियल रेशो 2:1 है बेटा। जी हाँ, बहुत सारे बच्चों को ये बड़ा ऑड सा लगता है कि ये 2:1 कैसे हो सकता है। देखो ना बेटा,
आपने जितना भी पैसा लगाया उससे ज़्यादा यानी उससे डबल पैसा अगर आप बाहर वालों से लाने में कामयाब हो जाते हो तो इसका मतलब आप बहुत सही एफिशिएंटली अपने बिजनेस को चला रहे हो। आपके ऊपर लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, आपको पैसा दे रहे हैं, आपके बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, तो ये एक अच्छा साइन होता है। तो जितना आपके पास अपना पैसा लगाया हुआ है अपने बिजनेस में, अगर उससे डबल पैसा बाहर वालों का यानी आप बोरो कर करके लेकर के आ जाते हो पैसा, तो बोरोड फंड्स अगर आपकी इक्विटी से ज़्यादा होते हैं तो वो एक आइडियल सिचुएशन माना गया है हमारे इस रेशो एनालिसिस में। ठीक है, अब अगर हम लोग इस रेशोज़ की बात करें, अगर रेशो जो हायर डेट होते हैं, हायर डेट का मतलब अगर उधार हमारा ज़्यादा है एज कंपेयर टू इक्विटी, ठीक है, तो उस केस में ये हमें क्या दिखा रहा है कि जो हमारी डिपेंडेंसी है वो बाहर वालों के पैसों पर ज़्यादा है, यानी एक्सटर्नल डेट्स हमारे ऊपर ज़्यादा है, हमारा जो बिजनेस है वो एक्सटर्नल डेट्स पर ज़्यादा डिपेंडेंट है। दूसरी तरफ अगर ये लो आता है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारा बिजनेस है वो ज़्यादातर जो डिपेंडेंट है वो हमारे खुद के यानी शेयर होल्डर्स के पैसों पर है। तो हमारा बिजनेस की डिपेंडेंसी को यहाँ पर ये बताता है। अगर हाई है तो हम एक्सटर्नल डेट्स पर डिपेंडेंट है, और अगर लो है तो यानी हम लोग शेयर होल्डर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। राइट, तो ये बात हमें यहाँ पर पता चलती है डेट टू इक्विटी रेशो में। इससे अगला जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। देखो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो का मतलब हम लोग यहाँ पर टोटल एसेट्स के साथ डेट्स को रखने वाले हैं, यानी लॉन्ग टर्म जो हमारे उधार हैं, लॉन्ग टर्म के डेट्स हम उसकी बात कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं इसका क्या यूज़ है, हम क्यों इस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। इट एस्टेब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म डेट्स। यस, ये तो हमें खैर इस फॉर्मूला को देख करके समझ में ही आ रहा है कि इसी के बीच का रिलेशन होगा। ये यूजफुल किसके लिए है, ये यूजफुल है उन लेंडर्स के लिए जो कि हमें लॉन्ग टर्म के उधार देते हैं, लॉन्ग टर्म के डेट्स देते हैं बेटा, ताकि उनको ये पता चल जाए कि उनका जो पैसा हमने लिया है उनका सेफ्टी मार्जिन उसमें क्या है, यानी वो कितना सिक्योर है, वो हम उनको रिटर्न करने की पोजीशन में रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये बात लेंडर्स को इससे आइडिया हो जाता है हमारे इस रेशो को जान करके। अगर अगर आपके एसेट्स ज़्यादा हैं और डेट कम है तो डेफिनेट सी बात है आपका सेफ्टी मार्जिन ज़्यादा होगा। राइट, यही बात देखो यहाँ बोली गई है। हाई रेशो मीन्स हायर सेफ्टी कवर। अगर हाई रेशो कब आएगा, जब ये टोटल एसेट्स ज़्यादा होंगे। देखो, जब भी ऊपर वाली चीज यहाँ पर ये अगर टोटल एसेट जैसे ये ऊपर है, डिनोमिनेटर्स की बात नहीं कर रहा मैं, ऊपर की बात कर रहा हूँ। अगर ऊपर वाली चीज ज़्यादा है तो इसका मतलब रेशो हाई है। अगर नीचे वाली चीज यानी अगर इस केस में जैसे डेट अगर ज़्यादा होता तो वो लो होता। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, हाई रेशो मीन्स हायर सेफ्टी। अगर हमारा टोटल एसेट्स ज़्यादा है तो इसका मतलब सेफ्टी ज़्यादा है लेंडर्स को बिजनेस से। राइट, तो इसका मतलब वो सेफ फील कर रहे हैं। लेकिन अगर वहीं लो रेशो हो जाता है, लो रेशो का मीन्स टोटल एसेट्स कम है और डेट्स ज़्यादा है, तो लोअर सेफ्टी होती है वो लेंडर्स के लिए। तो लेंडर्स को लगता है कि उनका जो पैसा है वो इतना सेफ नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए वो सोच समझ करके आगे पैसा लगाएंगे। इट मीन्स बिजनेस डिपेंड्स लार्जली ऑन आउटसाइड लोन्स, और इससे ये भी इंडिकेट होता है कि जो बिजनेस है हमारा बाहर के पैसों पर ज़्यादा डिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि हमारा जो टोटल एसेट्स टू डेट रेशो है वो लो चल रहा है। राइट, तो ये हो गया हमारा टोटल एसेट्स टू डेट का थोड़ा सा डिटेल, जो थ्योरेटिकल डिटेल हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। अब अगला जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रोप्राइटरी रेशो। बेटा, प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, शेयर होल्डर फंड्स अपॉन में टोटल एसेट्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे शेयर होल्डर फंड्स हैं और जो हमारे टोटल एसेट्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है। इट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एसेट्स फाइनेंस्ड बाय द प्रोप्राइटर्स फंड, यानी जो टोटल एसेट्स पर पैसा लगाया गया है, जो उस पर फाइनेंस किया गया है, उसमें प्रोप्राइटर्स फंड का कितना रोल है, कितना प्रोपोर्शन है पार्टनर्स जो हमारे शेयर होल्डर्स फंड का, या फिर जिसको हम लोग प्रोप्राइटर्स फंड बोल रहे हैं यहाँ पर। राइट, अगर ये रेशो हाई होता है यानी हाई प्रोप्राइटरी रेशो का मतलब क्या हुआ कि एडिक्वेटली सेफ्टी फॉर लेंडर्स एंड क्रेडिटर्स, यानी जो टोटल एसेट्स हैं हमारे उसमें ज़्यादातर पैसा हमारा किसका लगा हुआ है, शेयर होल्डर फंड्स का लगा हुआ है। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं जितने भी हमारे पास एसेट्स हैं उससे कहीं ज़्यादा हमारे शेयर होल्डर्स का पैसा लगा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पर लेंडर्स और क्रेडिटर अपने आप को सेफ फील करते हैं। क्यों सेफ फील कर रहे हैं बेटा, क्योंकि उनको ये लगता है कि क्योंकि शेयर होल्डर्स वालों का पैसा ज़्यादा लगा हुआ है अपने एसेट से, तो कहीं ना कहीं उनको भी पेन होगा,
वो भी अपने बिजनेस को संभाल के रखेंगे क्योंकि उनका पैसा बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, तो उनको एक सेफ्टी मिलती है वहाँ पर, राइट। और दूसरी तरफ उनके पास एसेट्स की वैल्यू भी उनको समझ में आ रही है कि ज़्यादा है, तो कल को अगर ये कंपनी डूबने की कगार पर आती भी है तो भी वो टोटल एसेट्स जो बिकेंगे वो पहले बोरोइंग्स वालों को दिए जाते हैं। तो वेरी हाई रेशियो मीन्स इम्प्रॉपर मिक्स ऑफ शेयर होल्डर्स फंड्स एंड लोन। देखो अब देखो यहाँ पर दो बातें आ गई, एक तो आ गया हाई प्रोप्राइटरी रेशो का मतलब क्या होगा कि थोड़ा सा कि हमारा जो शेयर होल्डर फंड है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है, अगर शेयर होल्डर फंड बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसका मतलब है जब हम लोग बिजनेस में ना अपने फाइनेंस को सही से मैनेज नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं हम लोग इतने कामयाब नहीं रहे कि जो बाहर वालों के पैसे को सही से लेकर के आ पाए और उसको ठीक से यूटिलाइज कर पाए। हम ज़्यादातर डिपेंडेंट हैं फिर हम अपने खुद के पैसों पर, बाहर वाले शायद हमें पैसा नहीं दे रहे हैं या अगर हम ले भी रहे हैं तो उसको सही से मैनेज नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पर ये इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं वेरी हाई रेशियो। दूसरी तरफ अगर लो प्रोप्राइटरी रेशियो है तो इसका मतलब कि यहाँ पर लैंडर्स को एक रिस्क हो जाएगा, एक रिस्क हो जाएगा कि भाई शेयर होल्डर का पैसा तो बहुत कम लगा हुआ है, टोटल एसेट्स ज़्यादा है, यानी कहीं ना कहीं टोटल एसेट्स में शेयर होल्डर का पैसा है ही नहीं या बहुत कम है, तो ज़्यादातर जो इन्होंने एसेट्स बनाए हैं वो बाहर के लोगों के पैसों से ही बनाए हुए हैं, तो इस वजह से वो थोड़ा सा इसको रिस्की समझ लेते हैं, रिस्की मानते हैं, और ये रिस्की होता है बेटा हमारे लैंडर्स के लिए, राइट। तो यहां पर आपको प्रोप्राइटरी रेशियो आई होप समझ में आ गया होगा। फोर्थ है जो इस कैटेगरी का वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, बहुत ही इजी सा है ये। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब देखो नाम से ही पता चल रहा है कि इंटरेस्ट का कवरेज का क्या रेशियो होगा, मतलब यहां देखते हैं इस फॉर्मूला से समझ में आएगा। हमारे पास जो नेट प्रॉफिट आता है बेटा, हम उस नेट प्रॉफिट को लेते हैं बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी जितना भी आपने रिवेन्यू जनरेट किया, रिवेन्यू जनरेट कर करके जो आपके खर्चे निकाल लिए, उन खर्चों में अभी मैंने इंटरेस्ट और टैक्स की बात नहीं करी, बाकी के सारे खर्चे निकालने के बाद जो मेरा प्रॉफिट बच गया उस प्रॉफिट में, और जो हमारा इंटरेस्ट बनता है लॉन्ग टर्म डेट्स पर, जो हमने लॉन्ग टर्म के डेट्स ले रखे उस पर जो हमारा इंटरेस्ट बनता है, उनके बीच में क्या रिलेशन है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो उस रिलेशन को बताता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, कैलकुलेटेड टू नो द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल टू कवर इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। हम क्यों निकाल रहे हैं, हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को क्यों यूज करते हैं, हम इसको यूज करते हैं ये जानने के लिए कि जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है उस प्रॉफिट में से कितना प्रॉफिट अवेलेबल होगा हमारे लॉन्ग टर्म के डेट्स के इंटरेस्ट को पे करने के लिए, इस बात को जानने की कोशिश की जाती है यहां पर। और जितना हायर ये रेशो होगा उतना बेटर होता है लेंडर्स के लिए, भाई जितना ज़्यादा नेट प्रॉफिट बचेगा उतना ज़्यादा सेफ्टी मिलती है हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स के लेंडर्स को, और उनके इंटरेस्ट के अमाउंट को पे करने में हमारी कैपेबिलिटी भी नज़र आती है क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट ज़्यादा अच्छा आ रहा है, तो जितना ज़्यादा हाई होगा उतना ज़्यादा बेटर होता है बेटा। चलिए, तो ये तो बात हो गई इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अब जो थर्ड टाइप ऑफ रेशो हमें यहां पर समझना है वो है एक्टिविटी रेशो। देखो एक्टिविटी रेशो क्या होता है, जिसको हम लोग परफॉर्मेंस या फिर टर्नओवर रेशोज भी बोलते हैं। एक्टिविटी रेशोज जो है वो हमारे रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन की बात करता है कि हमारे जो बिजनेस के जितने भी रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि हमारे फंड्स, ये एक अवेलेबल रिसोर्स है हमारे पास, हम अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को कितना एफिशिएंटली इफेक्टिवली यूज कर पाते हैं उस बात को मेजर करते हैं हम लोग परफॉर्मेंस या फिर टर्नओवर रेशियोज के साथ, और इसको एक्सप्रेस किया जाता है नंबर ऑफ टाइम्स में, ठीक है, कि कितना टाइम हम लोग ज़्यादा बेटर है। और इसको एसेस करने के लिए हमारे पास चार तरह के फार्मूलास यहाँ पर गिवन है बेटा, देखें कौन कौन से हैं। एक है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जहाँ पर हम लोग इन्वेंट्री यानी अपने स्टॉक की बात करते हैं कि हमारा जो एक 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 रिसोर्स है, ये जो स्टॉक हमारा एक रिसोर्स है, हमारे बिजनेस को करने के लिए एक रिसोर्स है, हम उसका जो टर्नओवर रेशियो देखते हैं कि किस तरह से हम उसको एफिशिएंटली यूज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में हम क्या देखते हैं कि जो हमारे रिसीवेबल्स हैं उनके साथ हमारा कैसा रिलेशन है, हम कितना क्विकली उनसे पैसा रिकवर कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। या ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो की बात करते हैं, तो अब हम लोग यहाँ पर ये क्या एसेस करते हैं कि हम लोगों को कितना जल्दी पेमेंट करना पड़ रहा है, या हम उनको जल्दी पेमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, या कितना टाइम उनसे
मांग पा रहे हैं, उस बात को हम लोग यहाँ पर एसेस करने की कोशिश करते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशो यहाँ पर आता है जो कि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो होता है, जो कि ओवरऑल हमें ये बताने की कोशिश करता है कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज हमारी बिजनेस में हम लोग यूज़ कर रहे हैं उनको कितना इफेक्टिवली हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं बेटा। तो ये 4 तरह के रेशो से हम लोग अलग अलग तरह से जानेंगे कि हम लोग अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को कैसे यूज़ कर पा रहे हैं। तो जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो की। देखो बेटा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितना भी हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स COGS है बेटा, अपॉन में हम एवरेज इन्वेंट्री लेते हैं। एवरेज इन्वेंट्री आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री का हम लोग पोर्शन लेते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो हमारा एक एवरेज निकल जाता है। तो यहाँ पर हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री को यूज़ करते हैं, और ये जो भी वैल्यू आती है वो टाइम्स में हमारे को रिप्रेजेंट करता है रिजल्ट। अब क्या होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो से, हमें क्या मिलता है? तो इट एस्टेब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एवरेज इन्वेंट्री। जी हाँ, ये हमारे फॉर्मूला में लिखा हुआ है। क्या जरूरत है, हम क्यों कर रहे हैं, क्या सोच करके इस फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं? एम्स टू डिटरमाइन एफिशिएंसी ऑफ यूजिंग इन्वेंट्री, कि जो हमारी इन्वेंट्री है उसको किस तरह से हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हम कितना एफिशिएंसी के साथ अपनी इन्वेंट्री को यूज़ कर रहे हैं अपने बिजनेस में, हमारा जो इन्वेंट्री का यूजेस है वो कितना एफिशिएंट है, कितना अच्छे से हम लोग उसको मैनेज कर पा रहे हैं। अगर हाई रेशो आता है इसमें, अगर हमारा रेशो हाई होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हायर सेल ओवर इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो जो सेल्स हो रही है वो ज़्यादा हो रही है एज़ कम्पेयर टू जितना हमने पैसा इन्वेंट्री में लगाया। तो कहीं ना कहीं ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि भाई पैसा और डालो, क्योंकि आपकी सेल्स अच्छी हो रही है, आप सेल्स कर सकते हो, तो आप और इन्वेंट्री डालना चाहिए आपको, ताकि आपका और ज़्यादा सेल्स हो और प्रॉफिट्स कहीं ना कहीं बढ़े। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे को ये इंडिकेशन मिल रहा है। अगर वेरी हाई रेशो हो जाता है, अगर बहुत ज़्यादा रेशो आता है इसका, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं बेटा आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो। और ओवर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि आपका जो वर्किंग कैपिटल है कहीं ना कहीं ज़्यादातर मैक्सिमम पोर्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्किंग कैपिटल इज बीइंग यूज्ड इन इन्वेंट्रीज। तो बाकी के काम कैसे करोगे भाई आप, तो उसका आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपको डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। ओवर ट्रेडिंग को या तो अवॉइड करें या फिर हम लोग वर्किंग कैपिटल को इंप्रूव करें, या कुछ भी हमें कुछ ना कुछ एक डिसीजन लेना पड़ेगा, ताकि ऐसा सिचुएशन ना आ जाए कि एक दिन हमारा जो वर्किंग कैपिटल है वो शॉर्ट हो जाए और हमारे पास पैसा ही ना बचे। हमने स्टॉक तो कर लिया रॉ मटेरियल, लेकिन उसको हम लोग बाद में प्रोड्यूस करने की पोजीशन में नहीं है, वेजेस देने की पोजीशन में नहीं है, ऐसी पोजीशन ना आ जाए। तो इस बात को भी ये इंडिकेट करता है। आगे अगर मैं बात करूं, अगर लो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि हमने कहीं ना कहीं अपने स्टॉक पर कुछ ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट कर दिया, ओवर इन्वेस्टमेंट हो गया, और अब जो स्टॉक है वो यूज़ ही नहीं हो पा रहा, वो बिक ही नहीं पा रहा, एक्यूमुलेट होता जा रहा है, इन्वेंट्री हमारा इकट्ठा होता जा रहा है, स्टोर भरते जा रहा है, हमारा पैसा सारा वहाँ पर लगता चला जा रहा है, और हमने बहुत ज़्यादा ओवर इन्वेस्टमेंट कर करके रख दिया। लो इन्वेंट्री रेशो हमारे को इसी बात की नॉलेज देता है बेटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का यूजेस, जो हम लोगों ने अभी डिटेल में समझ लिया है। इसके बाद आता है बेटा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का मतलब है जहां पर हम लोग अपने जो रिसीवेबल्स होते हैं, ट्रेड रिसीवेबल, जिसमें दो बातें होती हैं, दो चीज़ें होती हैं ट्रेड रिसीवेबल्स में, आपको अच्छे से मालूम है क्या क्या आता है ट्रेड रिसीवेबल्स में। एक तो आते हैं बेटे जो हमारे डेटर्स होते हैं, और दूसरा जो हमारे बिल्स रिसीवेबल्स हैं। ये दोनों मिलकर के हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स बनते हैं। अब ट्रेड रिसीवेबल का टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या है? नेट क्रेडिट सेल्स, जितना भी आपने क्रेडिट में सेल्स किया है उसका रिलेशन देखते हैं आप आपके ट्रेड रिसीवेबल्स में, यानी अभी आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स क्या वैल्यू क्या है, उसको हम लोग नेट क्रेडिट सेल्स के साथ रखते हैं, और यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है वो क्या बता रहा है। तो देखिए, सबसे पहली बात, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स की बात कर रहे हैं, और ट्रेड रिसीवेबल्स में जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर डेटर्स होते हैं, तो उन डेटर्स में से मुझे जो डाउटफुल डेटर्स होते हैं, जो प्रोविजन मैंने बनाया हुआ है डाउटफुल डेटर्स को, उसको मुझे अभी डिडक्ट नहीं करने की ज़रूरत। क्यों नहीं ज़रूरत है बेटा? क्योंकि यहाँ पर मेरा पर्पस एक्चुअल डेटर जो पे कर देंगे, एक्चुअल जो डेटर्स ऐसे हैं जो गुड डेटर्स जो मुझे पे कर देंगे, उसकी वैल्यू जानने का पर्पस नहीं है मेरा। मुझे तो अभी यहाँ पर ये जानना है कि जो मेरी क्रेडिट सेल्स हो रही है और जो मेरा टोटल जो
ट्रेड रिसीवेबल्स बन रहे हैं, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल बन रहे हैं, उनके बीच का क्या रिलेशन है। तो इसलिए मुझे यहाँ पर डाउटफुल डेटर्स वाली बात अभी करने की जरूरत नहीं है, उसको भी मैं एलिमिनेट करूंगा, यहाँ पर अभी डिडक्ट नहीं करूंगा। कैलकुलेटेड टू नो नंबर ऑफ डेज टुक टू रियलाइज वैल्यू ऑफ डेटर्स, इसका मतलब क्या हुआ, तो यहां पर ये जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है उससे हमें ये भी पता चलता है कि हम लोग अपने डेटर से पैसा कितने दिनों में निकलवा लेते हैं, ये हम लोग इससे जान सकते हैं। हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने दिन लगते हैं हमें अपने पैसे को डेटर से निकलवाने में, इस बात का अंदाजा हमें इस रेशियो से हो जाता है, पहली बात। दूसरा, शोज एफिशिएंसीज कलेक्शन ऑफ अमाउंट्स ड्यू अगेंस्ट ट्रेड रिसीवेबल, तो जितना भी हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स में पैसा है हम उसका कलेक्शन कितना एफिशिएंटली कर सकते हैं, ये भी हमें इस रेशियो से पता चल जाता है। जितना रेशो हायर होगा उतना अच्छा होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि आप बहुत जल्द ही पैसा वापस ले आते हो अपना। आपने अभी क्रेडिट सेल्स किया और झट से आपने थोड़े जल्दी ही, मतलब कुछ ही टाइम के अंदर अंदर आपने वो पैसा भी रिकवर कर लिया, अपने डेटर से पैसा मांग लिया, तो ये हायर रेशो इंडिकेट करता है बेटा। लोअर रेशो क्या इंडिकेट करता है कि आप अपने पैसे को वापस लाने में, रियलाइज करने में इतने एफिशिएंट नहीं हो, आपकी इनएफिशिएंसी यहाँ पर नजर आती है कि आप अपने डेटर से पैसा ला ही नहीं पा रहे हो, मांग ही नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पर लोअर रेशो अगर आता है तो आपको ये इंडिकेट करता है कि आप में कहीं ना कहीं पैसा निकलवाने की काबिलियत अभी नहीं है। चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों ने बात करी। इसके बाद जो हमारा इस कैटेगरी का थर्ड फॉर्मूला है बेटा, थर्ड रेशो है, उसको डिस्कस करते हैं, जो कि है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, नेट क्रेडिट परचेजेस। अभी तक हम लोगों ने सेल्स की बात करी थी, अब हम लोग बात कर रहे हैं नेट क्रेडिट परचेजेस की। तो नेट क्रेडिट परचेजेस बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। नाउ व्हाट आर ट्रेड पेबल्स? ट्रेड पेबल्स में भी बेटा हमारे पास जो बिल्स पेबल्स हैं या फिर जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, ये मिलकर के हमारा ट्रेड पेबल्स कहलाते हैं, राइट। तो यहां पर क्या होगा, जैसे कि अभी हम लोगों ने पिछले फॉर्मूला में देखा, बिल्कुल उसी तरह का एक रिलेशन होगा। यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द क्रेडिट पीरियड अवेल्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स। यहां पर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमने अपने क्रेडिटर से कितना टाइम ले लिया है उसका पैसा देने के लिए, राइट। हमें यहां पर यह पता चलता है कि हमने अपने क्रेडिटर से कितना टाइम ले लिया है उसको पैसा देने के लिए, जो हमने उधार में पैसा सामान लिया उससे, तो कितने टाइम बाद मुझे उसको वो पैसा वापस करना है। एक तो ये बात हमें पता चलती है। अगर यहां पर ये जो रेशो आता है वो हाई आता है, हाई टर्नओवर रेशो हमें क्या इंडिकेट करता है कि जो हमारा क्रेडिट पीरियड है वो कम है, यानी हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले पा रहे हैं अपने क्रेडिटर से, या फिर हम उनकी पेमेंट जल्दी कर देते हैं, तो ये ऑल्दो एक पॉजिटिव बात है, लेकिन किसी एक सेंस में इसको हम लोग थोड़ा सा नेगेटिव वे में भी ले जा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कहीं ना कहीं क्रेडिटर आपको ज़्यादा टाइम दे ही नहीं रहा है, तो आप उन लोगों के पैसे को बहुत ज़्यादा दिन तक अपने बिजनेस में यूज़ नहीं कर पा रहे हो, उधार को ज़्यादा दिन तक यूज़ नहीं कर पा रहे हो, ज़्यादा नहीं चला पा रहे हो, तो ये भी एक बात ये इंडिकेट करता है बेटा। ऑन दी अदर हैंड अगर लो रेशो होता है तो लो रेशो शोज लॉन्गर क्रेडिट पीरियड और क्रेडिटर्स नॉट पेड ऑन टाइम, यानी अगर लो रेशो आ जाता है इसका मतलब आपका जो ट्रेड पेबल्स है वो बढ़ता जा रहा है और क्रेडिट परचेजेस अभी इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, लेकिन आपके फिर भी ट्रेड पेबल ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि आप ज़्यादा टाइम ले रहे हो अपने क्रेडिटर्स का पैसा वापस करने में, या फिर आप ऐसी पोजीशन में नहीं आ पा रहे हो कि आप उनका पैसा दें, आप उनको पे ही नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं कुछ ये ऐसा साइन देता है अगर ये लो रिजल्ट में निकल के आता है, लो रेशो आता है। और लो रेशो कब आएगा? जब मेरा एवरेज ट्रेड पेबल एज कंपेयर टू नेट क्रेडिट परचेजेस ज़्यादा होगा, राइट। तो चलिए, तो ये बात हम लोगों ने करी ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियोज के बारे में। फोर्थ जो हमारा इस कैटेगरी का रेशियो है, जो कि लास्ट है बेटा, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो की बात कर रहे हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पहले समझते हैं। ये होता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बाय वर्किंग कैपिटल। लेकिन अगर किसी केस में अगर आपके पास रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ना हो तो आप रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बदले में सीओजीएस को भी यूज कर सकते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में वर्किंग कैपिटल को भी कर सकते हो, अगर आपके पास रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अवेलेबल नहीं है, वो डेटा अवेलेबल नहीं है तो क्या करता है बेटा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो हमें
जो हमारा रिवेन्यू जनरेट करने की एफिशिएंसी है ना, उसके बारे में बताता है। यूजफुल टू नो इफ वर्किंग कैपिटल इज जनरेटिंग रिवेन्यूज एफिशिएंटली, मतलब कि हम जो अपना वर्किंग कैपिटल, जो हमारा वर्किंग कैपिटल बचा हुआ है, जो हम लोग पैसा ऑपरेशंस में लगा रहे हैं, उस पैसे से हम कितना एफिशिएंटली रिवेन्यूज को जनरेट कर पा रहे हैं, उस बात का हमें पता चलता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो से। अगर ये रेशो हायर आता है, हायर इंडिकेट्स एफिशिएंट यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल, इसका मतलब अगर ये रेशो हायर है तो इसका मतलब आप बहुत अच्छे से अपने वर्किंग कैपिटल के अमाउंट को यूज कर रहे हो अपने बिजनेस में। लेकिन अगर ये लोअर हो जाता है तो इसका मतलब आप अपने वर्किंग कैपिटल को ठीक से यूज नहीं कर पा रहे हो, अपने बिजनेस में इनएफिशिएंटली यूज कर रहे हो बेटा। इसलिए यहां पर जो हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो होना चाहिए वो हायर होना चाहिए, क्योंकि ये हमें इंडिकेट करता है कि जो हमारा ये वर्किंग कैपिटल है हम उसको सही से यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, अब हमने इससे पहले पढ़ा था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बेटा। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में क्या बात करी थी हमने कि हम लोग अपनी इन्वेंट्री को कितना एफिशिएंटली यूज कर पा रहे हैं। अब हम लोगों ने सिर्फ इन्वेंट्री की बात करी थी, जो इन्वेस्टमेंट हमने स्टॉक में किया हम लोग सिर्फ उस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे। लेकिन वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में तो हम लोग पूरे के पूरे फंड की बात कर रहे हैं जो हमारे ऑपरेशंस के लिए है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा बेटर है एज कंपेयर टू इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में सिर्फ स्टॉक की इन्वेस्टमेंट को हम लोग एसेस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल सारे पैसे जो ऑपरेशंस की एक्टिविटी के लिए हमने रखे हैं वर्किंग कैपिटल के रूप में, उन सारे के सारे पैसों को हम देख रहे हैं कि हम उसको कैसे इफिशिएंटली यूज कर पा रहे हैं या नहीं, इसलिए ये बेटर होता है। राइट, चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये सारी बातें करी। अब लास्ट जो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है उसकी बारी आ गई है। जल्दी से इसको भी डिस्कस करते हैं और ये टॉपिक को खत्म करते हैं आज के। तो बेटा प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज की अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो जो है हमारा मेजर करता है एफिशिएंसी इन बिजनेस बाय फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस। मतलब क्या हुआ इसका, ये जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज होते हैं इससे हमें ओवरऑल जो हम लोग बिजनेस कर रहे हैं उसमें हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, हम कितने एफिशिएंट हैं अपने बिजनेस में एज फार एज फाइनेंस इज कंसर्न, एज फार एज आवर प्रॉफिट्स आर कंसर्न, हम कितना अच्छे से उसको निकाल पा रहे हैं, हम उस बात को प्रॉफिटेबिलिटी रेशो से जानते हैं। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशो होता है किसी भी बिजनेस के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी बिजनेस काम किस लिए कर रहा है बेटा, प्रॉफिट्स के लिए ही कर रहा है। तो यहां पर हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा प्रॉफिट कमाने का जो रेशो है वो किस तरह से है, अलग अलग एस्पेक्ट्स को लेकर के। तो इसमें कुछ 5 तरह के रेशोज हैं जो हमारे सिलेबस में सजेस्ट किए गए हैं। हम उन पांचों को रेशो को समझेंगे, जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है, ऑपरेटिंग रेशो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो है, नेट प्रॉफिट रेशो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर जिसको हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो बोलते हैं। इन सबको हमें यहाँ पर समझना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशो से। तो अब बहुत जल्दी से हम लोग इसको समझ लेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है अब। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हो तो बेटा इसके नोट्स मेरी वेबसाइट touch4career.com पर मैंने डाला हुआ है, आप वहाँ से इनके नोट्स को भी पढ़ सकते हो इजीली। तो चलिए, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो की अगर मैं बात करूं तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का जो फॉर्मूला होता है उसमें हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लेते हैं, और क्योंकि हमें यहाँ पर जो रिजल्ट्स आते हैं वो परसेंटेज में आते हैं इसलिए इसको इंटू 100 कर देंगे बेटा। तो इंटू 100 करने का मतलब हम लोग परसेंटेज में इस रिजल्ट्स को निकालते हैं। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशो क्या करता है, कैलकुलेट करा जाता है ताकि हम लोग एफिशिएंसी जान सकें। किस चीज़ की एफिशिएंसी को जानते हैं बेटा, यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना है इस बात को, प्रोडक्शन, परचेज और सेल्स ऑपरेशंस की एफिशिएंसी। तो 3 चीज़ों की एफिशिएंसी की बात करी है इसने। हमारे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में हम लोग सिर्फ प्रोडक्शन, परचेजेस और सेल्स ऑपरेशंस की एफिशिएंसी की बात करते हैं, बाकी और चीज़ें नहीं है बेटा, क्योंकि हम लोग सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट में डायरेक्ट खर्चे ही हम लोग लेते हैं। अगर आपको अच्छे से मालूम होगा, जब हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट को निकालते हैं तो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस यूज होते हैं, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे प्रोडक्शंस और सेल्स और परचेजेस से रिलेटेड होते हैं बेटा। राइट, तो यहाँ पर जो हमारे प्रोडक्शन पे जितने खर्चे आ रहे हैं मेजरली हम लोग वो लिए जाते हैं, और परचेजेस में जो खर्चे हुए वो लिए जाते हैं। तो और सेल्स का जो ऑपरेशंस है उसको हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं कि हम कितना एफिशिएंटली उसको यूज़ कर पा रहे हैं, कितना एफिशिएंट है हम लोग प्रोडक्शन के ऑपरेशंस में, परचेजेस ऑपरेशंस में या फिर सेल्स के ऑपरेशंस में। फ्लक्चुएशन इन ग्रॉस प्रॉफिट में बी बिकॉज ऑफ ईदर चेंज इन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम, ये बिल्कुल ठीक है। देखो, फ्लक्चुएशन इन ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या है कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट में चेंजेस आ रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट में चेंजेस कब होंगे, साल दर साल, हर साल हमारा ग्रॉस प्रॉफिट डिफरेंट होगा।
एक साल में तो एक ही बार होगा ना, तो हर साल हमारा ग्रॉस प्रॉफिट चेंज होगा। आज मेरा ग्रॉस प्रॉफिट एक्स है तो अगली बार x+1 होगा, राइट। तो कहीं ना कहीं हमारा ग्रॉस प्रॉफिट फ्लक्चुएट होगा, कभी कम भी होगा कभी ज़्यादा भी होगा एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। तो ये क्यों होता है? देखो, इसके फ्लक्चुएट करने के काफ़ी रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि या तो हमारा जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, यानी जो हमारी सेल्स है उसमें चेंजेस हुए हैं, या फिर जो हमने जो खर्चा किया है अपने ऑपरेशंस में उसमें कोई चेंजेस हुए। तो वो चेंजेस किस तरह से इंपैक्ट डालते हैं जरा उसको एक बार समझ लेते हैं। देखो, बहुत ही प्रैक्टिकल बात समझते हैं। मान लो आप कोई प्रोडक्ट बेचते हो, अगर उसका सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर देते हो। ये पेन है, अगर ये पेन मैं 10 रुपये में बेचता हूँ, लेकिन मैंने आज से डिसाइड किया कि नहीं, अब मैं 10 रुपये नहीं, इसको 15 रुपये में बेचूंगा या 12 रुपये में बेचूंगा, तो मैंने क्या किया, अपने सेलिंग प्राइस को इंक्रीज कर दिया, पहली बात। लेकिन इसको बनाने में जो मेरा खर्चा हो रहा था, जो कॉस्ट आ रहा था, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, वो कांस्टेंट है, वो नहीं बढ़ा। मैंने सेलिंग प्राइस बढ़ाया है लेकिन मेरा कॉस्ट अभी भी उतना ही है, वो नहीं बढ़ा। तो इसका मतलब क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इंक्रीज हो जाएगा, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है, मेरा खर्चा तो कम हो रहा है, खर्चा तो वही है, लेकिन मैंने प्राइस बढ़ा दिया है, यानी पैसा ज़्यादा आएगा। तो इसका मतलब मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा। दूसरा एक सिचुएशन क्या होता है, कॉस्ट रिड्यूस हो जाए, मेरे जो खर्चे थे वो पहले से कम हो गए, भाई लेबर सस्ती हो गई, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल सस्ता हो गया, लेकिन कॉस्ट तो कम हो गई, मैंने अपने प्राइजेस को चेंज नहीं किया, मैंने अपना सेलिंग प्राइस अभी भी वही रखा, उसको कम नहीं किया। कॉस्ट कम हो गई लेकिन प्राइस मेरा प्रोडक्ट का अभी भी वही है, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। तो उस केस में भी क्या होगा, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इंक्रीज हो जाएगा, मेरा फिर से ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर भी बढ़ेगा, क्योंकि मेरे इस बार खर्चे कम हो गए। अगर प्राइस नहीं भी बढ़ा तो लेकिन दूसरी तरफ से खर्चे कम हो गए, इसलिए मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। तो ये दोनों केसेस समझ में आ गए जहाँ पर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ रहा है। इसकी अपोजिट जो सिचुएशन होगी, वाइस वर्सा सिचुएशन होगी, वहाँ पर हमारा ये डिक्रीज कर सकता है। जैसे कि हमारा सेलिंग प्राइस तो बढ़ा नहीं लेकिन कॉस्ट बढ़ गई, हमारी कॉस्ट बढ़ गई है, लेकिन कॉस्ट बढ़ने के बावजूद भी हमने अपना प्राइस नहीं बढ़ा पाए, मे बी बिकॉज ऑफ कंपटीशन। तो वहाँ पर हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो कम भी हो सकता है, राइट। तो आई होप आपको ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी समझ में आया होगा, इसका थ्योरी। नेक्स्ट है बेटा ऑपरेटिंग रेशियो। अब देखिए ऑपरेटिंग रेशियो क्या बोलता है। ऑपरेटिंग रेशियो का पहले फॉर्मूला पढ़ते हैं, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो यहां पर जो हमारे पास फॉर्मूला है उसमें हमें लेना है बेटा ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट का तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का मीनिंग होता है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इन दोनों का सम अगर हम लोग कर देते हैं तो हमारे पास आता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। और ऑपरेटिंग कॉस्ट को हम लोग रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के साथ रिलेशन में जब डालते हैं तो हमें यहाँ पर ऑपरेटिंग रेशियोस इन परसेंटेज पता चल जाता है, क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाई किया है 100 से। क्या करता है ऑपरेटिंग रेशियो, इट हेल्प्स टू एसेस ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कि हमारा जो बिजनेस का ऑपरेशंस है वो कितना एफिशिएंट है, हमारा यहाँ पर ये पता करने की कोशिश करते हैं हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ऑपरेटिंग रेशियोस में, सॉरी, ठीक है। तो ऑपरेटिंग रेशियोस में हमें ये पता चलता है कि हमारा जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो कितना है। तो इट शोज परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑब्जर्व्ड बाय कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अब यहां पर हमें यह भी पता चलता है कि जो हमारा रिवेन्यू आ रहा है ऑपरेशन से, जो हमारे नेट सेल्स हो रही है, उससे जो पैसा इकट्ठा हो रहा है, उस पैसे को हम कितना ऑब्जर्व हो रहा है, वो जो पैसा आ रहा है वो पैसा कितना लग रहा है हमारे कॉस्ट में, कौन सी कॉस्ट में, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की कॉस्ट में और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। यानी कुल मिलाकर के ऑपरेटिंग कॉस्ट में कितना पैसा जा रहा है जो हम लोग रिवेन्यू से जनरेट कर रहे हैं, जितना भी हम लोग रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उसमें से कितना ऑपरेटिंग कॉस्ट में हमारा ये पैसा चला जाता है, ऑब्जर्व हो जाता है। इस बात का भी इंडिकेशन हमें ऑपरेटिंग रेशियो से मिल जाता है। हायर ऑपरेटिंग रेशियो मीन्स डिक्लाइन इन एफिशिएंसी। जी हाँ, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि अगर हमारा ऑपरेटिंग रेशियो हाई होता है, ऑपरेटिंग रेशियो अगर हाई होता है तो इसका मतलब हमारी एफिशिएंसी कहीं ना कहीं कम हो रही है बेटा, यानी कॉस्ट बढ़ रही है, ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ रही है और लेकिन रिवेन्यू ऑपरेशन कम हो रहा है, इसका मतलब ये है, ठीक है।
दूसरी तरफ अगर लोअर ऑपरेटिंग रेशियो होता है तो वो बेटर होता है, क्योंकि यहाँ पर अब हमारे पास हाई प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है। आपके पास जितना भी पैसा आपने जनरेट किया उसके कंपैरेटिवली आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट कम आता है अगर, तो डेफिनेट सी बात है आपके पास यहाँ पैसा बचेगा, और आप इस पैसे को फिर वो जो नॉन ऑपरेटिंग के खर्चे भी तो होंगे अभी, उन नॉन ऑपरेटिंग के खर्चे को करने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो एक बार पढ़ लेते हैं इसको। लोअर ऑपरेटिंग रेशियो इज बेटर एज इट प्रोवाइड्स हायर प्रॉफिट मार्जिन टू मीट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लाइक पेमेंट ऑफ डिविडेंड, राइट। तो चलिए, तो यहां पर हम लोगों ने ऑपरेटिंग रेशियोज को भी समझा है। अगला आ रहा है बेटा हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की बात कर लेते हैं बेटा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100 यूज होता है। ये हमारा फॉर्मूला है। क्या करता है ये भी हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को जानने में हेल्प करता है। तो ये जितने भी फार्मूलाज हैं, जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के फार्मूला है, वो कुल मिलाकर के हमारी एफिशिएंसी को जानते हैं, जिसमें हम हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी, हमारी प्रोडक्शन की एफिशिएंसी, हमारी सेल्स की एफिशिएंसी, इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते हैं जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं। और ये मेजर करता है रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जी हाँ, यहाँ से पता चल रहा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बीच का रिलेशन ही इस फॉर्मूला से हमें पता चलता है। इसके अलावा एक और जो फॉर्मूला है हमारे पास है वो है बेटा नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो क्या करता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये जिसका फॉर्मूला होता है, जिसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इसका क्या यूज होता है? नेट प्रॉफिट रेशियो इंडिकेट करता है ओवरऑल बिजनेस में जो हमारी एफिशिएंसी हो रही है, पूरे बिजनेस की टोटल एफिशिएंसी। अभी तक हम लोग सिर्फ ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बात कर रहे थे, या सिर्फ प्रोडक्शन, सेल्स और परचेजेस की एफिशिएंसी की बात कर रहे थे, लेकिन नेट प्रॉफिट रेशियो में हम ओवरऑल सारी चीज़ों को, पूरे बिजनेस की एफिशिएंसी को यहाँ पर बात कर रहे हैं, और इसी बात का इंडिकेशन नेट प्रॉफिट रेशियो से पता चलता है। देखो ना बेटा, नेट प्रॉफिट ही तो है जो जिसके लिए सारा काम हो रहा है। अल्टीमेटली एंड ऑफ द ईयर हमें क्या पता चल रहा है कि कितना प्रॉफिट है, वो हमारे को नेट प्रॉफिट से पता चल रहा है। सब कुछ खर्चे वर्चे करने के बाद, सारी कॉस्ट दे दी, ऑपरेटिंग कॉस्ट दे दी, नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट दे दी, हमने इंटरेस्ट दे दिया, हमने टैक्स भी पे कर दिया, उसके बाद जो पैसा बच गया वही हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो हो जाता है। उससे हमें पता चलता है कि ये जितना भी हमने रिवेन्यू जनरेट किया था, उस रिवेन्यू को जनरेट करने के बाद जो पैसा इकट्ठा हुआ, उस पैसे में से वो सारे खर्चे देने के बाद, इंटरेस्ट देने के बाद, टैक्स देने के बाद जो पैसा बच गया, वो हमारा यहाँ पर रेशियो पता चल जाता है, वही हमारा नेट प्रॉफिट होता है, राइट। तो जितना ज़्यादा उतना बेटर, जितना ज़्यादा नेट प्रॉफिट होगा उतना अच्छा होगा बिजनेस के लिए। ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है। और इसकी एफिशिएंसी को मेज़र हम लोग कंपैरिजन के साथ कर सकते हैं, यानी पास्ट डेटा को हम लोग यूज़ करते हैं, पिछले सालों के नेट प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पर कंपेयर कर करके जान सकते हैं कि इस साल जो हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो आ रहा है वो पिछले साल से कितना ज़्यादा या कम है। उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर मेज़र कर सकते हैं कि हमारी एफिशिएंसी इसको लेकर के कितनी है बेटा। चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने ये बात करी। बस अभी एक लास्ट जो हमारे पास बचा है, बहुत ही छोटा सा 2 लाइनों का डिस्कशन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस पर्सन के लिए बेटा। देखो क्या मतलब होता है, कोई भी छोटा से छोटा पर्सन भी अगर एक छोटा सा भी बिजनेस करता है, या अपना कहीं इन्वेस्टमेंट भी करने की कोशिश करता है, नहीं भी वो बिजनेस कर रहा, वो किसी और के बिजनेस में भी अगर इन्वेस्ट करता है, तो एक ही बात सबसे पहले वो सोचता है कि भाई मेरे पैसे पर मुझे रिटर्न कितना मिलने वाला है, जो मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा उस पर मुझे कितना रिटर्न मिल जाएगा। ये एक कॉमन सी बात है, एक छोटी सी बात है, हर कोई सोचता है जो भी अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, कहीं पर भी इन्वेस्ट करे। तो बस उसी बात के लिए हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी जितना पैसा मैंने इन्वेस्ट किया, राइट, उस इन्वेस्टेड पैसे से मैंने कितना प्रॉफिट अर्न कर लिया है बेटा, उसी बात का रिलेशन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। मैंने जो पैसा लगाया था उससे मुझे कितना नेट प्रॉफिट आया, उसको मुझे यहाँ पर जानना है, और उसको जानने के लिए हम लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं। ये एसेस करता है हमारी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी परफॉर्मेंस को, कि जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है, जितना भी हमने प्रॉफिट कमाया है उसकी सही परफॉर्मेंस क्या है, ओवरऑल हमने कैसा परफॉर्म किया, कि उस बात का सबूत होता है। और इसकी भी एफिशिएंसी को मेज़र किया जाता है
कंपैरिजन से, यानी हम पास्ट डेटा के साथ उसको कंपेयर करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम लोगों ने पहले से इम्प्रूव किया है या डिक्लाइन हो रही है हमारी एफिशिएंसी। राइट बेटा, तो चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आज आपके साथ डिस्कशन हुआ है। आई होप आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी, आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के लिए भी, आपके वाइवास के लिए भी। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे किए जाते हैं। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हों बेटा, तो आप इनके नोट्स हमारी वेबसाइट touchforcareer.com से ले सकते हैं। वहाँ पर इसको डिटेल में मैंने पूरा का पूरा एज इट इज़ वहाँ पर डाला हुआ है, जिसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इस तरह की वीडियो से कैसे हेल्प मिलती है। थैंक यू वेरी मच।